नमस्कार। मैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मैं हरिनारायण यादव राजनीति शास्त्र विभाग से आपको के लिए एक नया विषय लेके आया हूं, जो राजनीति विज्ञान विषय का एक बहुत ही चर्चित विषय है, जो आज के टाइम में मतलब समाज को लेके समाज का एक व्यू है। उस पर हम नारीवाद विषय पे आज चर्चा करेंगे। जैसा कि ये विषय है नारीवाद का, ये जैसे ही आता है ये लगता है कि एक रिएक्शन है पुरुषों के खिलाफ, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले से ये अवधारणा रही है कि जैसे ही हम फेमिनिज्म की बात करते हैं या नारीवाद की बात करते हैं तो एक पुरुषों के खिलाफ रिएक्शन दिखाई देता है, जबकि एक्चुअली में ऐसा नहीं है। जब हम नारीवाद की बात करते हैं तो नारी अधिकारों की बात करते हैं, महिला समानता की बात करते हैं कि आखिर महिलाओं की जो ये दमित स्थिति है वो क्यों है, किन वजहों से महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, क्यों महिलाएं समाज में अपनी वो भूमिका नहीं प्राप्त कर पाई हैं जो उनकी वांछित भूमिकाएं हैं। तो अगर हम ऐतिहासिक नज़रिए से देखते हैं, जैसे अगर हम पाश्चात्य दर्शन में जाते हैं तो पाश्चात्य दर्शन में प्रारंभ से ही महिलाओं को डोमेस्टिक वर्क का विषय माना गया था, घरेलू जीवन से संबंधित किया गया। पुरुषों के लिए जैसे सार्वजनिक क्षेत्र का विषय सुरक्षित था, महिलाओं को लगातार घरेलू जीवन से जोड़ के रखा गया। उनके लिए सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका जो सीमित कर दी गई, या ऐसे कहें कि उनको बाहर निकलने का कभी अवसर ही नहीं दिया गया, जिसकी वजह से महिलाएं वो चीज़ नहीं पा सकी जो उनका अधिकार था, जो उनका वाजिब हक था। और फिर उसके लेके लगातार अगर आप पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन को देखते हैं तो उसमें सीधे सीधे जो डिवीज़न है वो दो तरीके से मिलता है। एक पर्सनल स्फेयर का विषय है और दूसरा प्राइवेट स्फेयर का विषय, पब्लिक स्फेयर का विषय है। जहाँ तक पर्सनल स्फेयर का विषय है वो डोमेस्टिक जीवन से जुड़ा, वहाँ पे महिलाओं की जो भूमिका थी वो घर और परिवार के पालन पोषण तक की थी। लेकिन जब हम सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका देखते हैं तो वो भूमिका पूरी तरह से पुरुषों के लिए सुरक्षित कर दी गई। वहाँ पे महिलाओं का कोई रोल नहीं था, महिलाओं की डिसीजन मेकिंग में कोई भूमिका नहीं थी, महिलाओं के लिए कोई एजुकेशन का सिस्टम नहीं था। कुल मिला के महिलाओं को एक तरह से दबा के रखा गया था। फिर जब हम आधुनिक काल में आते हैं और ये नारीवाद जो विषय ये उत्तर आधुनिक काल की अवधारणा के रूप में आती है। प्राचीन इतिहास में तो इसकी चर्चा तक नहीं मिलती है, महिला अधिकारों को लेके, महिला समानता को लेके। तो आधुनिक काल में सबसे पहला दर्शन अगर हमें नारीवाद को लेके देखते हैं तो मैरी वोllstonecraft की एक बुक आती है, विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वीमेन। उसमें सबसे पहली बात महिलाओं के राजनीतिक और वैधानिक अधिकार की बात की गई है कि महिलाओं को किस रूप में शोषण किया गया, किस रूप में महिलाओं को उनका अधिकार मिलना चाहिए। पहली बार महिलाओं के अधिकार की बात अगर किसी पुस्तक में की गई है तो मैरी वोllstonecraft की बुक में महिलाओं के लिए राजनीतिक अधिकारों की मांग की गई, महिलाओं के विधिक अधिकार की बात की गई, महिला पुरुष समानता की बात की गई। अगर दूसरी देखें तो जॉन स्टुअर्ट मिल की एक पुस्तक आती है, सब्जेक्शन ऑफ द राइट ऑफ वीमेन। उसमें फिर लगातार महिलाओं के लिए वैधानिक अधिकारों की बात की गई, लीगल राइट की बात की गई है। और पहली बार मैरी वोllstonecraft और जॉन स्टुअर्ट मिल के विचारों के कारण ही महिलाओं के थ्रू एक वोटिंग राइट को लेके एक मूवमेंट चलाया गया। और जहाँ तक पता कि जब सबसे पहला दुनिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना वो अमेरिका का बना, और जब अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन बना तो वहाँ महिलाओं के लिए वोटिंग राइट का कोई अधिकार ही नहीं था, महिलाएं। तो फिर ये ऐसा दिखाई देने लगा कि जो ये अमेरिका की आज़ादी है ये बेसिकली पुरुषों की आज़ादी है, पुरुषों को राइट मिलता है, महिलाएं को कहीं उसमें वो अधिकार ही नहीं मिला। तब महिलाओं ने पहली बार जो है वोटिंग राइट को लेके अपनी आवाज़ बुलंद की, और तब जाके अमेरिका का संविधान लागू होने के 130 साल बाद 1920 में जाके महिलाओं को वोटिंग राइट मिलता है। और इसी के साथ करीब करीब दुनिया के कई देशों में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त किया जाता है। तो महिलाओं का जो नारीवादी आंदोलन का पहला फेज था, हम देखते हैं उदारवादी नारीवाद के रूप में आता है, जहां महिलाओं को बेसिकली पॉलिटिकल और लीगल राइट को लेके बात की गई है। फिर लेकिन उसके बाद भी 1920 के बाद दुनिया नई चुनौतियों से घिर जाती है, और हम देखते हैं कि फिर जो है महिला अधिकारों से जुड़े हुए मुद्दे
पीछे छूट जाते हैं। दूसरा फेस अगर महिला आंदोलन को लेके देखते हैं तो सेकेंड वर्ल्ड वार या कहें 1960 के बाद महिला आंदोलन को लेके दूसरी धारा शुरू होती है, जहाँ पर महिलाओं ने पहली बार ये विचार करना प्रारंभ किया कि आखिर जो महिलाओं को वोटिंग राइट मिला है उसका महिलाओं को हासिल क्या हुआ है। आज भी तो महिलाओं के जो मुद्दे थे वो दबे हुए हैं। फिर दूसरा जो फेस आता है रेडिकल मूवमेंट का, उसमें महिलाएं बिल्कुल इकोनॉमिक राइट की बात करती हैं, पुरुषों से समानता की बात करती हैं और खासतौर से उन पहलुओं पे विचार करती हैं कि आखिर जो महिलाओं का शोषण है वो किन वजहों से है। तो बेसिकली 4 रीज़न पहचान में आते हैं कि महिलाओं को पुरुषों के समान कार्य करने पे भी पुरुषों के इक्वल वेतन नहीं मिलता है, महिलाओं के कार्य का कोई वैल्यू डिसाइड नहीं हुआ है। तीसरी बात जो पैट्रियार्कल सिस्टम है, पितृसत्तात्मक समाज है, वहाँ महिलाओं की कोई भूमिका ही नहीं थी कोई डिसीजन लेने में। चौथा जो सबसे बड़ा रीज़न है वो सेक्स और जेंडर को लेके अंतर की बात आती है, और उसमें सबसे ज़्यादा सिमन द बुआ ने एक कमेंट किया है कि महिला पैदा नहीं होती बल्कि बना दी जाती है। महिलाओं को जो संस्कार दिए जाते हैं वो इस तरह से दिए जाते हैं कि वो महिला बन जाती है, जबकि नेचर ने सिर्फ सेक्स डिसाइड किया है कि आप मेल के रूप में जन्म लेते हैं या फीमेल के रूप में, लेकिन उसके बाद की जो प्रक्रिया है वो एक सोसाइटी के द्वारा निर्मित किया जाता है, और जो कहीं न कहीं सीधे सीधे जेंडर को वो डिसाइड कर देता है कि आप किधर जाएंगे। तो अगर महिलाओं के शोषण को देखें तो बेसिकली सेक्स नहीं, जेंडर का जो रोल है वो महिलाओं के शोषण का बहुत बड़ा रीज़न है। आज हम ये समझने का प्रयास कर रहे थे कि महिलाओं के उत्पीड़न का कारण क्या है, उसकी वैचारिक पृष्ठभूमि क्या है। अगर आपको हमारा YouTube चैनल पसंद आया हो, इसे लाइक, फिर आप दोबारा भाषा विश्वविद्यालय के YouTube चैनल पे आप जुड़िएगा नेक्स्ट लेक्चर के लिए। धन्यवाद।